वीडियो में हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में समझेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग संविधान के अनुच्छेद के बारे में समझते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम समझ जाते हैं कि हम लोग का संविधान क्या है। तो देखिए, संविधान एक किताब का नाम है। जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ ये किताबों का नाम है, उसी तरह जो संविधान है एक किताब का नाम है। जैसे मान लीजिए कि कोई बायोलॉजी का किताब है, तो बायोलॉजी का किताब है तो उसमें जीव जंतुओं के बारे में दिया रहेगा। अगर केमिस्ट्री का किताब है तो उसमें केमिकल के बारे में दिया रहेगा। उसी प्रकार मान लीजिए ये संविधान है तो इसमें तो कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। तो हम लोग का जो संविधान है इसमें देश को कैसे चलाना है, मतलब जो सरकार है देश को कैसे चलाएगी उसके बारे में लिखा गया है, यानी कि इसमें नियम कानून लिखा गया है। तो हम लोग संविधान को बोल सकते हैं कि संविधान नियम एवं कानूनों का संग्रह है, नियम और कानूनों का एक दस्तावेज है, ये भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग के संविधान में कोई भी बातें लिखी गई है तो कहानी की तरह नहीं लिखी गई है। इसमें 1 2 3 4 करके लिखा गया है। देखिए, इसमें 1 2 3 4 करके लिखा गया है। जो 1 2 3 4 करके लिखा गया है इसी को आर्टिकल बोलते हैं और इसी को हिंदी में अनुच्छेद बोला जाता है, अंग्रेजी में आर्टिकल बोलते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को एक बार देखना है और एक बार इसको क्या करना है कि इसको अपने कॉपी पे लिखना है और कॉपी पे लिख कर आपको याद करना है। ये एक ही बार में याद नहीं हो पाएगा, लेकिन आप याद करना चाहेंगे तो याद हो जाएगा। इसे देखिए, इसे एनालिसिस करके लिखा गया है। जो अधिकतर जो एग्जामों में पूछा जाता है उसी को इसमें लिखे हैं, और थोड़ा मोड़ा जो पूछा नहीं जाता है उसको भी ले लिए हैं कि कभी पूछ देगा तो उसमें आ जाएगा। तो चलिए हम लोग संविधान के बारे में समझते हैं। तो देखिए, मूल संविधान में जो हम लोग का मूल संविधान है, यानी कि जब हम लोग का संविधान बना था तो उस समय अनुच्छेद थे 395, यानी कि अनुच्छेद या आर्टिकल हम बोलेंगे तो समझिएगा एक ही बात है। तो देखिए, उस समय 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। कोई भी किताब है तो उसमें लेसन रहेगा ना, भाग का मतलब क्या, लेसन, पाठ बोलते हैं जिसे। तो 22 भाग थे और अनुसूची कितने, 8 अनुसूची थी। लेकिन देखिए वर्तमान में कितने हो गए, तो देखिए अनुच्छेद हो गए हैं 445, भाग हो गए हैं 22 और अनुसूची 4 बढ़कर 12 हो गई है। अनुसूची 4 बढ़कर 12, यानी कि पहले 8 थी, अब कितना हो गया है, 12। देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हम लोग संविधान में कितने अनुच्छेद है यानी कि आर्टिकल है, तो आप 395 ही बताइएगा। क्या कहा गया कि जब संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें कहा गया कि कोई भी संशोधन होगा तो उसमें ABCD करके लिखा जाएगा, ये नहीं कि बीचों में घुसा देंगे। तो उसमें ABCD जो लिखा जाएगा उसे नहीं माना जाएगा। जैसे नियम कानून कोई बन रहा है तो उसे तो मानेंगे ही, लेकिन कोई पूछेगा कि कितने आर्टिकल है तो 395 ही बताया जाएगा। लेकिन अगर इस तरह आप सोचेंगे कितना है तो लगभग 450, यानी कि 450 वर्तमान में संविधान में अनुच्छेद है। तो चलिए हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उसके बारे में समझेंगे, और अधिकतर क्वेश्चन ये आर्टिकल से ही आएंगे जो हम लोग लिखे हैं। अधिकतर क्वेश्चन इस आर्टिकल से आएंगे। चलिए देखिए, भाग एक का नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 का नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसमें 1 से 4 तक आर्टिकल आते हैं। इसमें 1 से 4 तक आर्टिकल आते हैं, जिसमें से हम 3 आर्टिकल लिखे हुए हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। तो देखिए, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही SSC 2013 में इसको पूछ चुका है और कई बार इससे पूछा गया है। आप लोग कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे इससे कई बार पूछा गया है। तो पूछेगा कि भारत राज्यों का संघ है, ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 1 में, यानी कि अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। तो भारत राज्यों का संघ है, इसे याद रखिएगा। और देखिए अनुच्छेद 2 में भारत में नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में क्या है, भारत में नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि कोई राज्य यानी कि कोई भी देश अगर भारत में मिलना चाहता है तो आर्टिकल 2 के तहत भारत में मिल सकता है। जैसे देखिए, जो सिक्किम है वो पहले देश हुआ करता था, लेकिन ये भारत में मिलकर भारत का एक राज्य हो गया है। तो ये किस आर्टिकल के तहत हुआ, तो ये आर्टिकल 2 के तहत हुआ। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 3 में संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, यानी कि कोई भी अगर नया राज्य भारत में बनाना है तो उसे संसद द्वारा बनाया जाएगा, और आर्टिकल 3 के तहत। जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाना है
तो आर्टिकल 3 के तहत बनाया जाएगा। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश था तो उसे तोड़कर उत्तराखंड बना दिया गया, बिहार को देखेंगे तोड़कर झारखंड बना दिया गया, और देखेंगे आंध्र प्रदेश तोड़कर तेलंगाना बना दिया गया। तो ये किसके तहत बनाया गया? आर्टिकल 3 के अनुसार। और आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि इसके नाम भी बदले जा सकते हैं और इसके जो क्षेत्रफल है और सीमा है इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो आप लोग देखेंगे प्रयागराज बना दिया गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया है। ये किस आर्टिकल के तहत हुआ है? तो आर्टिकल 3 के तहत हुआ है। अब देखिए भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि नागरिकता के बारे में दिया गया है। इसमें 5 से 11 आर्टिकल आते हैं भाग 2 में। देखिए इसमें से एक ही अधिकतर महत्वपूर्ण है, इसमें एक ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 5। इसमें लिखा गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसमें क्या लिखा गया है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जब संविधान लागू होगा तो उस समय भारत के कौन नागरिक होंगे उसमें प्रावधान दिया गया है, लिखा गया है। अब देखिए भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 3 में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख 12 से 35 तक होता है, 12 से 35 तक है। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखे हैं। देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है यानी कि मूल अधिकार, इस पर हम एक स्पेशली वीडियो लाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम लोग इसमें याद कर लेते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के सामने सब बराबर है, यानी कि जो उच्च है, नीच है, छोटा है, बड़ा, ये कानून के सामने सब बराबर है। आप लोग देखे होंगे कि न्यायालय में जाते होंगे, कभी गए होंगे न्यायालय में, तो देखे होंगे एक औरत अपने आँख को पट्टी बांधकर और तराजू हाथ में लेकर खड़ी रहती है, वो न्याय का प्रतीक है। आँख बंद करने का मतलब है उनका कि जो भी छोटा है या बड़ा होगा, अगर वो गलती किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। ठीक, तो किसमें है? आर्टिकल 14 में। अब देखिए अनुच्छेद 17 को तो ऐसे याद कर लीजिए जैसे आपका नाम याद होता है। देखिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 17 में कि छुआछूत व प्रतिबंध, यानी कि कोई भी छोट जाति देखेंगे, छोट धर्म का रहेगा तो उसे छुआछूत मानते हैं कि ये छोटे जाति का है, ये दूर रहो। तो इसमें संविधान में इसे दंडनीय अपराध माना गया है कि अगर किसी को अगर छुआछूत कहेंगे, उससे दूर हटेंगे तो उसे दंडनीय अपराध है। ऐसा तो नहीं है कि कोई नेटा पोटा पूत किया गया तो उसे नहीं कहेंगे, ये अलग बात है और ये वाली अलग बात है। ठीक, अस्पृश्यता का अंत। अब देखिए अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत करने का मतलब है कि अगर किसी को भी कोई उपाधि मिलेगी तो वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला है, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, यानी कि अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन 2 में छूट होता है, जैसे अगर सेना में है तो आप आगे लगा सकते हैं, अगर ब्रिगेडियर है तो आप आगे लगा सकते हैं कि ब्रिगेडियर भानु प्रताप सिंह, इस तरह लगा सकते हैं। और एजुकेशन के फील्ड में है तो उसमें भी अपने सामने लगा सकते हैं। जैसे लोग लगाते भी हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये क्या है आगे लगाए हुए हैं। फिर देखिए अनुच्छेद 19 का 1, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में किसमें प्रावधान है? 19 के 1 में। यानी कि देखिए जो हम लोगों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, आवाज उठाने की स्वतंत्रता है, वो 19(1) में ही है। और प्रेस की स्वतंत्रता 19 में, यानी कि कहने का मतलब है कि जितना कि भारत के आम नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता है उतना ही प्रेस की है। लगता है कि इतना ये लोग बोलते हैं, लगता है कि अलग से इन्हें प्रावधान है कि संविधान में कोई अलग से प्रावधान नहीं है इनको। जो भारत की मीडिया है इन्हें अलग से कोई भी प्रावधान नहीं है बोलने की। जितने भारत के नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता है इनको भी उतना ही स्वतंत्रता है। ठीक, अनुच्छेद 24 देखिए बाल नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 बाल नियोजन पर प्रतिबंध। 24 में कहा गया है कि अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उसे खतरनाक काम नहीं कराए जा सकते। जैसे खदानों में काम, ये खतरनाक काम है। और दीपावली के जो पटाखे बनते हैं, बम बनते हैं, इसमें इन्हें
नहीं लगाया जा सकता। अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो ये कानून के हिसाब से दंडनीय अपराध है। अब देखिए अनुच्छेद 29 में देखिए अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो कम होते हैं जाति के हिसाब से या धर्म के हिसाब से उन्हें अल्पसंख्यक बोला जाता है, तो उनके बारे में इसमें प्रावधान है। अब देखिए अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे हम लोग को कहीं कट जाता है या चोट लग जाती है कहीं, तो उपचार कराने डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। उसी तरह अगर कोई संविधान में कोई दिक्कत हो गया तो हम लोग आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और संविधान का कोई अनुच्छेद नहीं है जिसके तहत हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो कोई पूछेगा कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किस आर्टिकल को कहेंगे, तो अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को। ठीक, अब देखिए भाग 4 36 से 51 तक आता है। भाग 4 36 से 51 तक। देखिए इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे शॉर्टकट में DPSP भी बोला जाता है और अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें 2 आर्टिकल बहुत फेमस है। देखिए अनुच्छेद 40, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 40 में। कभी कभी इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कभी कभी इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस भाग में है। देखिए ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख भाग 4 में है। ठीक, और देखिए अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। हम लोग का वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हो गया है, यानी कि 11 हो गया है। तो 51 में क्या है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी बोला जाता है इंग्लिश में। और देखिए भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के बारे में 6 आर्टिकल लिखे हुए हैं, 3 यहाँ पर और 3 ऊपर। तो देखिए अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, यानी कि आर्टिकल 52 है, उसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और देखिए अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति का शक्ति। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का कितना पावर होगा, आर्टिकल 53 में। और देखिए अनुच्छेद 54 में बताएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, आर्टिकल 54 बताया गया, आर्टिकल 54 में। तो देखिए 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में राष्ट्रपति का शक्ति और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 57 में लिखा गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन के बारे में बताया गया। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का मतलब है कि अगर दोबारा अगर चुनाव आप लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ सकते हैं, यानी कि एक बार जीते हैं तो दूसरे बार भी आप लड़ सकते हैं। ये नहीं कि एक बार जीते हैं तो फिर अपना काम खलास हो गया, दूसरा बार भी आप लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं या हार सकते हैं, जो भी होगा। ठीक, और देखिए अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को कैसे हटाना है, यानी कि उनके पद पर से, वो आर्टिकल 61 में बताया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, तो महाभियोग द्वारा। याद रखिएगा राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा उनके पद से हटाया जाता है, महाभियोग द्वारा। अभी तक कोई राष्ट्रपति नहीं हुए जिन्हें महाभियोग द्वारा हटाया गया है, अभी तक कोई राष्ट्रपति नहीं हुए। देखिए अनुच्छेद 72, इसमें समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 72 ये राष्ट्रपति से ही संबंधित है। अनुच्छेद 72 इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी भारत का नागरिक कोई जुर्म किया है तो ये जो राष्ट्रपति महोदय जी हैं ये उसे माफ़ कर सकते हैं, यानी कि उनकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। अब सोचिए कि अगर किसी को फांसी भी देना है तो राष्ट्रपति जी कह देंगे कि इसे फांसी नहीं दिया जाएगा, तो उसे फांसी नहीं दिया जाएगा। देख रहे हैं, खतरनाक एकदम। और देखिए
उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में समझ सकते हैं। इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। तो देखिए अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64 दो उपराष्ट्रपति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो पहला अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और देखिए अनुच्छेद 64 में कहा गया है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य। इसमें कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। आपको बता दें कि जो उपराष्ट्रपति होता है उन्हें उपराष्ट्रपति के पद के लिए सैलरी नहीं मिलती है, उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में रहने के कारण उन्हें सैलरी मिलती है। ठीक, अब देखिए प्रधानमंत्री के बारे में। तो देखिए अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडल का गठन। अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिमंडल का गठन। और अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री का पद। देखिए स्पेशली प्रधानमंत्री का पद कहीं भी नहीं दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद का गठन और मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री जी को ही माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे प्रधानमंत्री का पद। ठीक, तो प्रधानमंत्री का पद भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक, इसमें मंत्रिपरिषद का भी गठन होता है इसी आर्टिकल के तहत। और देखिए अनुच्छेद 76 महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में है। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमन जी है, आर वेंकट रमन। देखिए जो महान्यायवादी होते हैं ना, ये प्रधानमंत्री जी का वकील होते हैं, यानी कि कोई केस उस लड़ना है, कोई विवाद हो गया प्रधानमंत्री जी पर, तो क्या करते हैं, ये महान्यायवादी उनका केस लड़ते हैं। समझ लीजिए कि उनका एक वकील है। अब देखिए तीन आर्टिकल संसद के बारे में, 3 आर्टिकल संसद से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 79 यानी कि अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में उल्लेख है, यानी कि जो भारत का पार्लियामेंट है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 79 से। अब देखिए अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में किसका उल्लेख है, राज्यसभा का। और अनुच्छेद 81 में किसका संबंध है, लोकसभा का। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो राज्यसभा है वो 81 में है कि 80 में है। तो देखिए राजा कम होते हैं, राज्य समझिएगा राजा, तो राजा क्या होते हैं, राजा कम लोग बनते हैं, तो ये 80 हो जाएगा। और लोग को समझिएगा लोग को समझिए लोग कहीं देखेंगे तो अधिक रहते हैं, तो 80 समझिए राज्यसभा और 81 लोकसभा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 100 में क्या है, 100 में निर्णायक मत के बारे में। अनुच्छेद 100 में क्या है, निर्णायक मत के बारे में। और देखिए अनुच्छेद 108 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में, यानी कि ज्वाइंट सेशन के बारे में। राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक, यानी कि जो मनी बिल के बारे में है, आर्टिकल 110 के 10 में है। जो धन विधेयक है वो आर्टिकल कितना में है, 110 में। और देखिए अनुच्छेद 112 में है बजट का आप नाम सुने होंगे, हर साल पेश होता है, हर वर्ष पेश होता है। तो याद रखिएगा 12 बजट, 112 बजट, तो इस तरह याद रखिएगा 12 बजट, बस से 12 बस से बजट। एक्चुअली में जो हम लोग का संविधान है उसमें बजट नाम से कोई भी शब्द उसमें नहीं है। जो बजट हम कर रहे हैं वहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 116 में क्या है, लेखानुदान। अनुच्छेद 116 में क्या है, लेखानुदान। और अनुच्छेद 117 में क्या है, वित्त विधेयक, यानी कि फाइनेंस वित्त विधेयक। अनुच्छेद 117 में क्या है, वित्त विधेयक। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक। अब देखिए अनुच्छेद 120 संसद की भाषा, यानी कि संसद में कौन सा भाषा प्रयोग करेंगे हम लोग बोलने के लिए, तो संसद की भाषा अंग्रेजी को ही माना जाता है, लेकिन रेयर केस में आप हिंदी भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। देखिए 1 2 3 4 5 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, 5 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। देखिए इसमें एक CAG भी ले ली है जो सुप्रीम कोर्ट में
नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम ले लिए। ठीक, तो देखिए अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश। अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। अध्यादेश को ऑर्डिनेंस बोला जाता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब देखिए अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल के तहत होगा? तो 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 के तहत। और देखिए अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट का अधिकार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहाँ तक अधिकार है, ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 131 में है। ठीक, और देखिए अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह, इसमें आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह के बारे में प्रावधान है। अब देखिए ये अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में है सीएजी के बारे में है, यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। सीएजी का मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वर्तमान में सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। वर्तमान में सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अब देखिए अब थोड़ा राज्यपाल के बारे में देख लेते हैं। देखिए राज्यपाल के बारे में 4 आर्टिकल है। राज्यपाल के बारे में 4 आर्टिकल है। राज्यपाल के बारे में 4 आर्टिकल है। देखिए अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 153 में है राज्यपाल का पद। ठीक, हम लोग देखे थे उसमें कि राष्ट्रपति का पद किस में था? तो राष्ट्रपति का पद 52 में था। तो इसमें बस ये करना है कि उसमें राष्ट्रपति का पद 52 में था, तो इसमें क्या करना है राज्यपाल के पद में कि इसमें आगे 1 लगा देना है, और जो ये 2 है इसमें 1 जोड़ देना है। आगे 1 लगाना है, 1 जोड़ देना है, तो राज्यपाल का निकल जाएगा। देखिए 153 में राज्यपाल का पद, और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति, यानी कि 154 है उसमें राज्यपाल की शक्ति के बारे में, उनका कहाँ तक पावर रहेगा, इसमें प्रावधान है। ठीक, और देखिए अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का निर्वाचन, यानी कि जो राज्यपाल महोदय जी है उनका चुनाव कैसे होगा, ये 154 में आर्टिकल 154 सॉरी जो राज्यपाल महोदय जी है उनका राज्यपाल का निर्वाचन 155 में, राज्यपाल का निर्वाचन। देखिए अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल का निर्वाचन, राज्यपाल का निर्वाचन, यानी कि राज्यपाल का जो चुनाव होगा वो किस तरह का होगा, तो ये अनुच्छेद 155 में है। अब देखिए अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 113 में है राज्यपाल का अध्यादेश, अनुच्छेद 113 में राज्यपाल का अध्यादेश। देखिए हम ऊपर पढ़ाए हैं कि जो 123 है आर्टिकल उसमें राष्ट्रपति का अध्यादेश है, और अनुच्छेद 213 जो है वो राज्यपाल का अध्यादेश है। देखिए क्या करना है कि जो ये है जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है 123 में, तो क्या करेंगे कि जो 2 है इसको निकाल कर आगे ले जाना है, 2 ला देंगे आगे, और 2 को आगे ला देंगे, और 1 को बीच में, और 3 को यहीं पर रहने देंगे, तो ये किसका हो जाएगा? राज्यपाल का। बीचों में से निकाल लगा देंगे बस, तो ये राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में समझ लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल का गठन है, अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल का गठन, अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल का गठन। और देखिए अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का पद, यानी कि मुख्यमंत्री का मतलब भारत का जो अन्य राज्य हैं उनमें एक एक मुख्यमंत्री होगा, ये किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 164 में। और देखिए अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, महाधिवक्ता के बारे में हम उसमें बताए थे कि प्रधानमंत्री के लिए एक अटॉर्नी जनरल होता है वकील के रूप में, उसी तरह मुख्यमंत्री के लिए महाधिवक्ता जी होते हैं। ठीक, अब देखिए हाई कोर्ट के बारे में समझ लेते हैं, हाई कोर्ट के बारे में। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट, यानी कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, और देश के लिए सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 216, 2 जोड़ देंगे तो 216, यानी कि अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन, अनुच्छेद 216 में क्या है? हाई कोर्ट का गठन। तो देखिए
जो सुप्रीम कोर्ट है इसका एक बार याद करेंगे कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन, अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार, अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह, अनुच्छेद 148 में सीएजी कैग की नियुक्ति। तो इतना इतना कर हम लोग याद कर सकते हैं। इस तरह ये मान लीजिए इतना राज्यपाल के बारे में है, ये मुख्यमंत्री के बारे में है, या हाई कोर्ट, तो इस तरह हम लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, चलिए हम देखते हैं केंद्र और राज्य संबंध, यानी कि जो केंद्र में सरकार है और जो राज्य में सरकार है उनमें किस प्रकार का संबंध होता है उसके बारे में। तो इसमें 2 आर्टिकल है, देखिए अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 में संसद द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति। अब लोग जानते हैं 3 सूचियां होती है, एक केंद्र सूची होता है, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो जो केंद्र सूची होती है उसपे, केंद्र सूची को संघ सूची बोलते हैं, तो जो संघ सूची होती है उसमें केंद्र का अधिकार होता है कानून बनाने का, और जो राज्य सूची होती है उसमें राज्य का अधिकार होता है, और जो समवर्ती सूची होती है उसमें दोनों का होता है, केंद्र और राज्य का। तो देखिए जो राज्य सूची है उसमें तो राज्य का अधिकार होगा कानून बनाने के, लेकिन लोकहित में यानी कि लोगों के हित में संसद भी इस पे कानून बना सकती है, संसद भी इस पे कानून बना सकती है। और देखिए अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 250 में इमरजेंसी में यानी कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी है तो राज्य सूची पर केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना देगा। ठीक, और देखिए अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद, नदियों का जो जल के बारे में विवाद है वो किसमें है, आर्टिकल 262 में। ठीक, अनुच्छेद 263 में देखते हैं अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल बोला जाता है, इंटर स्टेट काउंसिल, इसे याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है। ये 263 में इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतरराज्यीय परिषद, और इसको भी याद रखिएगा। 266 संचित निधि, 266 में क्या है, संचित निधि, यानी कि जो देश का बैंक है वो कौन सा है, संचित निधि है, यानी कि जो भी पैसा देश का रहता है वो कहाँ पर रहता है, संचित निधि, एक प्रकार का बैंक समझिए संचित निधि को। ठीक, और अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि है, आकस्मिक, इमरजेंसी में पैसा निकालना होता है तो आकस्मिक से निकाला जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि। और देखिए अनुच्छेद 280, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। ठीक, अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग। वर्तमान में देखिए एन.के. सिंह है, वर्तमान में वित्त आयोग कौन है, एन.के. सिंह। ठीक, इसके बाद ये भी आर्टिकल देख लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए 3 आर्टिकल एक साथ देखेंगे। देखिए अनुच्छेद 200 यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा, अनुच्छेद 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। और देखिए अनुच्छेद 315 में क्या है, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, यानी कि केंद्र और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में, लोक सेवा आयोग के बारे में किसमें प्रावधान है, अनुच्छेद 315 में। अब देखिए अनुच्छेद 317 में, इसे छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में पूछा गया था। अनुच्छेद 317 में किसके बारे में, तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना, यानी कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उसको किस आर्टिकल के तहत हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 317 के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना। ठीक, और इसको देखिए अनुच्छेद 324, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, यानी कि जो चुनाव कराते हैं वो किस आर्टिकल में लिखा गया है, जो देश का चुनाव राष्ट्रपति का हो या प्रधानमंत्री का, तो कौन कराते हैं, निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये अनुच्छेद 324 में लिखा गया है निर्वाचन आयोग। देखिए अनुच्छेद 343 में राज्यसभा, सॉरी अनुच्छेद 343 में राज्य भाषा, हम लोग का जो राज्य भाषा है वो हिंदी है, और इसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। बहुत से लोग मतलब समझते हैं कि हम लोग देश का जो खेल है हॉकी है, गलत बात है। हम लोग देश का कोई मेन कोई खेल नहीं है, और कोई हम लोग के देश का भाषा भी नहीं है। ये हिंदी एक लैंग्वेज है जिसे हम लोग
अधिक भाषा में बोलते हैं, यानी कि जो भारत के लोग हैं वो अधिक हिंदी बोलते हैं, इसीलिए लगता है कि जो हम लोग का हिंदी है वो राष्ट्रीय भाषा है। ना कोई हम लोग का राष्ट्रीय खेल है, ना कोई राष्ट्रीय भाषा है आधारिक तौर पर। अब देखिए हम लोग आपातकाल समझते हैं। इमरजेंसी में राष्ट्रपति का पावर, इमरजेंसी देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति अनुच्छेद 315 में देखिए हम लोग आपातकाल के बारे में समझते हैं। आपातकाल के बारे में ये राष्ट्रपति का इमरजेंसी है। इमरजेंसी में राष्ट्रपति कैसे काम करेंगे, किस आर्टिकल के तहत, तो इसमें बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। और देखिए अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगेगा और किसके तहत लगेगा, तो ये 356 में है, ठीक। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी पैसा रुपया के बारे में इमरजेंसी किसमें है, 360 में। तो देखिए याद करने के लिए इसमें हम लोग 352 में 4 जोड़ देंगे तो 356 हो जाएगा, और इसमें 356 में 4 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। तो यानी कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, ठीक। और इसको भी देख लेते हैं, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन, यानी कि संविधान में कोई किसी आर्टिकल को हटाना है या कोई कानून को हटाना है तो उसमें संशोधन कर उसे हटा सकते हैं। अगर कोई कानून नया बनाना है तो उसमें संशोधन कर उसमें कानून डाल सकते हैं। अब देखिए लास्ट अनुच्छेद 370 के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। ये जम्मू कश्मीर का एक अलग प्रावधान है। अनुच्छेद 370 क्या है, जम्मू एंड कश्मीर को विशेष प्रावधान। इसमें क्या है, 370 में जम्मू कश्मीर को अलग झंडा दिया गया था, यानी कि जम्मू कश्मीर एक भारत का राज्य था, फिर भी उसके पास एक अलग झंडा था और एक संविधान था। तो ये किसमें था, 370 में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे। जय हिंद।